हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिली नोट्स। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के नोट शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को हम किस लिए यूज़ करते हैं? मनी इज़ एन आइटम विच इज़ यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. A person holding money can easily exchange it for any commodity or services that he or she might want. Money is also used for payment of debts. In modern economy, it works as an intermediary. तो मनी को हम बेसिकली मनी से हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ओके, हम इसको पेमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दिस में मनी इज़ यूज्ड एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, एक नोट देख रहे होंगे, ये आप माइंड में रख लेना। इट कैन बी आस्क्ड इन MCQ। मनी रिप्लेस्ड बार्टर सिस्टम। आप सबको पता ही होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। सपोज़ कोई एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसको वीट ख़रीदना है। ओके, तो वो अपना जो शू है वीट सेलर को बेच देगा और उसको बदले में वीट मिल जाएंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग बार्टर सिस्टम। तो नेक्स्ट आप डेफिनेशन ही देख रहे होंगे बार्टर सिस्टम की। इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज वॉज एक्सचेंज फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब बच्चों, इसका क्या मतलब है? सपोज जैसे मैंने आपको अभी शू मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल दिया, ओके, कि एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसको वीट ख़रीदना है। तो अब इसके अंदर क्या है बेसिकली कि वो जो शू मैन्युफैक्चरर है उसको वही पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसको अपना वीट बेचना हो और दूसरी तरफ उसको शू भी ख़रीदने हो। ओके, तो देखा जाए तो ये डबल कोइंसिडेंस हो गया कि एक पर्सन को अपना शू बेचना है और वीट खरीदना है, और दूसरी तरफ दूसरे पर्सन को ही वीट बेचना है और शू खरीदना है। तो आइए देखते हैं। इट इज़ व्हेन बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी। एग्जाम्पल, शू मैन्युफैक्चरर वॉन्ट्स टू बाय वीट इन एक्सचेंज ऑफ शूज़, सो ही वुड नाउ लुक फॉर अ वीट growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy shoes for exchange. ओके, तो सिंपल है ये। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या होते हैं? इट इज़ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन, पेपर नोट्स एट्सेट्रा। वाई इज़ रुपी और मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? जो मनी है आपका, इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों मानते हैं? क्योंकि इसे बेसिकली RBI इशू करती है, इसे और कोई भी इशू नहीं कर सकता, है ना। और आप मनी लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। आप चाहे मनी से कुछ भी खरीद सकते हैं, अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो मनी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आइए इसका देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन इंडिया RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इशू करेंसी नोट्स on behalf of the central government. As per Indian law, no other individual or organization is allowed to issue currency. जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इसको इशू नहीं कर सकता, सिर्फ RBI ही इशू करती है। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए आपके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लॉ लीगलाइजेज यूज ऑफ रुपी एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन्स। इसको मनी लेने से कोई भी मना नहीं कर सकता। ओके, नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपीज़। नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट्स इन बैंक। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, व्हाट डू पीपल डू विद एक्स्ट्रा कैश? अब लोग जो है, लोगों की सेविंग्स होती हैं, एक्स्ट्रा कैश होता है उनके पास, वो उसका क्या कर सकते हैं? वो उसको ऑफ कोर्स बैंक में जमा करवा सकते हैं, जिस पर उनको इंटरेस्ट मिल सकता है। ओके, पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक एंड द बैंक पे एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। इन दिस वे पीपल मनी इज सेफ विद द बैंक। Banks also provide the facility to withdraw money as and when they require. नेक्स्ट है आपका डिमांड डिपॉजिट। अभी डिमांड डिपॉजिट क्या होता है?
As the deposits in the bank account can be withdrawn on demand, these deposits are called demand deposit. DD accepted widely as a means of payment. मनी की तरह ये भी acceptable है, इसे भी कोई मना नहीं कर सकता. It also constitute money in modern economy. तो next topic है आपका check. Check क्या होता है? It is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the persons in whose name the check has been issued. ओके आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको चेक की एक फ़ोटो भी मिलेगी. What do banks do with the deposit which they accept from public, or how banks act as a mediator? अब बैंक जो है आप उसके अंदर पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, वो उन पैसों का क्या करता है? बेसिकली तो उसका जो कुछ प्रपोर्शन जो है उन डिपॉजिट मनी का वो अपने पास रख लेता है, ताकि आपको अगर कोई भी विड्रॉ करने के लिए आता है वो उसको पैसे दे सके. और रिमेनिंग जो अमाउंट होता है वो आप बैंक जो है वो आपको उसमें से वो आपको लोन दे सकता है, या आपकी जैसी भी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उस एक्स्ट्रा मनी में से फुलफ़िल करता है. तो आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है. बैंक्स कीप स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्व्स. एग्जाम्पल, बैंक ऑफ इंडिया होल्ड 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश. 15% वो जो है टोटल अमाउंट में से वो अपने पास रख लेता है, टोटल डिपॉजिट में से. They do this to keep provision to pay depositor who wants to withdraw deposited money at any time. Rest of the money is used by banks to extend loans to the people. In this way, banks mediate those who have surplus funds, the depositors, and those who are in need of these funds, that is borrowers. Bank charge rate of interest on loan. अब वो आपको मनी देता है तो वो उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, जिससे बैंक की और इनकम होती है. द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड व्हाट इज़ पेड एंड व्हाट इज़ पेड टू द डिपॉजिटर इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम. नेक्स्ट है आपका क्रेडिट. इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद द मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. तो क्रेडिट बेसिकली क्या होता है? आपका लोन, उधार, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं. कि सपोज़ आप किसी से कुछ लेते हैं, सपोज़ आपने मनी लिया या कुछ और चीज़ ली, तो आप प्रॉमिस करते हैं कि आप वो चीज़ उसको फ्यूचर में पे कर देंगे, तो इसे हम बोलते हैं क्रेडिट या लोन. हाउ क्रेडिट प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल. अब ये जो क्रेडिट है ये मतलब इसका क्या मतलब हमारी लाइफ में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है. क्रेडिट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ. अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. सलीम ऑब्टेन्स अ क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल दैट इज़ नीडेड फॉर प्रोडक्शन, दैट इज़ फॉर पेस्टिंग, स्टिचिंग, हायरिंग लेबर एट्सेट्रा. बेसिकली ये जो सलीम है ये ना एक लोन लेता है. तो इसको एक आप बुक में देखेंगे एग्जाम्पल गिवन है कि ये एक शू मैन्युफैक्चरर है, तो इसको एक ऑर्डर मिलता है. तो वो ऑर्डर फुलफ़िल करने के लिए उसको इनिशियली जो है सामान ख़रीदना होगा, जैसे उसको पेस्टिंग का सामान ख़रीदना है, स्टिचिंग का ख़रीदना है, तो उसके लिए वो एक लोन लेता है. सो ही ऑब्टेन्स लोन इन कैश फ्रॉम द लास्ट टेंडर एज एडवांस पेमेंट. जब जो भी पर्सन उसको ऑर्डर करता है वो उसी से लोन लेता है एज एन एडवांस पेमेंट. ओके. एट द एंड ऑफ द मंथ सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर, मेक अ गुड प्रॉफिट एंड रीपे द मनी दैट ही हैड बोरोड. और एंड में वो अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेता है, और जो भी वो एडवांस पेमेंट जो उसने ली हुई होती है वो उसे रीपे कर देता है. और उसको ऑफ कोर्स अब उसको 1000 शूज़ का उसको ऑर्डर मिला, उसको प्रॉफिट भी अच्छा हुआ. चाहे देखा जाए तो उसने स्टार्ट कैसे किया? क्रेडिट से स्टार्ट किया, उसने उधार लेके शुरू किया अपना काम, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसको प्रॉफिट हुआ और वो अपना लोन भी रीपे करने में सक्सेसफुल हो गया. तो इन दिस वे क्रेडिट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है क्रेडिट का.
एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है क्रेडिट का, आइए देखते हैं। डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? इट मीन्स अनएबल टू पे लोन, जब आप लोन पे नहीं कर पाते। अब इसके अंदर एक एग्जांपल है कि एक लेडी होती है सपना, जिसका जो फार्मिंग करती है ग्राउंड नट की, तो वो लोन लेती है एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, लेकिन वो होता क्या है कि क्रॉप्स जो होते हैं वो बेसिकली उनमें कीड़ा लग जाता है, तो वो क्रॉप्स जो है ठीक ग्रो नहीं हो पाते और फेल हो जाते हैं। तो अब इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ कि अब वो जो सपना है वो शी इज़ अनएबल टू रीपे द लोन, और धीरे धीरे अब आपको पता ही है कि अगर वो लोन लेगी तो उस पर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे जो लोन है वो बहुत ही एक बिग अमाउंट बन जाता है। तो अब वो नेक्स्ट ईयर फिर से लोन लेती है अब क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, पर इस टाइम जो है नॉर्मल क्रॉपिंग होती है, मतलब ठीक ठाक से हो जाती है, पर इतनी नहीं होती कि वो अपना पुराना लोन रीपे कर सके। तो अब क्या होता है कि अब उसका एक पुराना लोन तो चल ही रहा था, अब उसने नई क्रॉपिंग के लिए फिर से एक और लोन ले लिया, तो वो इसकी वजह से ऐसे वो धीरे धीरे डेब्ट ट्रैप में फंसती गई। ओके, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। सपना, अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट, शी टेक्स अ लोन टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ कल्टिवेशन, but the crops hit by pests and crops fail. She is unable to repay the loan and debt grows over the year into large amount. Next year स्वप्ना टेक्स फ्रेश लोन फॉर कल्टिवेशन, अब वो एक और लोन लेती है, अभी उसका पुराना लोन चल रहा है, अब वो एक और लोन ले रही है। इट इज़ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर बट नॉट इनफ अर्निंग टू कवर द ओल्ड लोन. शी इज़ कॉट इन डेब्ट ट्रैप and has to sell part of her land to pay off the debt. अब आपने दोनों एग्जाम्पल में देखा कि एक तरफ तो जो जो शू मैन्युफैक्चरर वाला एग्जाम्पल जो था उसके अंदर उसको प्रॉफिट हुआ क्रेडिट लेने से, बट ये जो सपना वाला एग्जाम्पल है इसको क्या हुआ, इसको लॉस हुआ, ये डेब्ट ट्रैप में फंस गई और इसको डेब्ट पे ऑफ करने के लिए इसको अपना एक मतलब लैंड भी उसको बेचनी पड़ी। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि क्रेडिट आपको क्रेडिट लेने के लिए, लोन लेने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, मतलब क्या क्या उसकी टर्म्स हैं। पहला है आपका इंटरेस्ट रेट। एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच बोरोअर मस्ट पे टू लेंडर अलॉन्ग विद द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। जब आप लोन लेते हैं तो आपको पता ही है आपको उस पर एक इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, जैसे सपोज़ आपने 1 लाख का लोन लिया और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 5% कितना हो गया आपका 5000। तो आपको अब जब आप पे करेंगे, लिया आपने 1 लाख होगा लेकिन आपको देना कितना पड़ेगा, 1,05,000। तो इसमें से आपका 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट हो गया और 5000 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी। Lender may also demand collateral security. It is an asset that is land, building, vehicle, etc. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset to obtain payment. नेक्स्ट फॉर्मेलिटी आपकी क्या है, कुछ कुछ लेंडर हो सकता है कि आपसे सिक्योरिटी मांगे, कि सपोज़ आपने 1 लाख का लोन लिया तो वो आपसे बोले कि आप अपनी कोई भी एक चीज़ जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हो आप उसको हमारे पास एज ए सिक्योरिटी रखो। क्यों, अगर सपोज़ आप लोन रीपे करने में फ़ेल हो जाते हैं तो वो उस सिक्योरिटी को बेच के वो अपना मनी रिकवर कर सकता है। ओके, और ये सिक्योरिटी बेसिकली क्या हो सकती है आपकी, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, जैसे आपकी लैंड हो गई, कार हो गई, गोल्ड हो गया, बिल्डिंग हो गई, कुछ भी। नेक्स्ट है आपके डॉक्यूमेंट्स। फॉर लोन बोरोअर हैज़ टू सबमिट डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो गो थ्रू सम पेपर वर्क, ये तो सबको पता ही है। मोड ऑफ पेमेंट क्या मतलब आपका, कि आप अपना जो लोन है वो आप कैसे पे ऑफ करेंगे, कैश में करेंगे, चेक में करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट है आपका सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल के अंदर आपके दो आ जाते हैं, बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, और इनफॉर्मल में आपके आ जाते हैं मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स या रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। अब देखते हैं लोन फ्रॉम कोऑपरेटिव्स, जो आपका फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है।
Beside banks, there are several types of cooperatives like farmer cooperative, weaver cooperative, etc. Example, Krishak cooperative function in a village near Sonpur. It has 2300 farmers as members. तो बेसिकली ये ग्रुप हो गया, कोऑपरेटिव का मतलब एक ग्रुप हो गया जो आपको ये लोन प्रोवाइड करते हैं. इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम फार्मर्स. By putting these deposits as collateral, it obtains loan from banks. These funds are used to provide loan to members. Once loan is repaid, another lending round begins. तो ये सिंपल है. नेक्स्ट है आपका फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, जो आपका बैंक वगैरह आ गए. RBI supervises functioning of formal sources of loans. Example, it monitor banks. RBI also sees that banks give loans to everyone, that is whether big businessmen, small sectors, small industries, etc. On the other hand, periodically banks have to submit information to RBI on how much they are lending to whom, at what rate of interest, etc. तो बेसिकली RBI जो है वो बैंक्स की फंक्शनिंग के ऊपर नज़र रखती है, सुपरवाइज करती है कि वो कोशिश करती है कि मतलब सबको लोन मिल सके, कोई भी पार्शलिटी ना हो. ओके. इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट. देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेज देयर क्रेडिट एक्टिविटीज़. दे कैन लेंड एट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट. देयर इज़ नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक, एज दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू विच लेस मनी लेफ्ट विद themselves and can lead to debt trap. अब ये जो इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट है, ये बेसिकली जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी क्रेडिट एक्टिविटीज़ पर कोई भी सुपरवाइज नहीं करता. जैसे आपने फॉर्मल में तो देखा कि RBI जो है सुपरवाइज करती है बैंक्स की एक्टिविटीज़ पर, लेकिन इनफॉर्मल के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो इनकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करे. ये बिल्कुल अपनी मनमानी करते हैं. इनका जितना मन आता है वो उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. इनकी मर्ज़ी होती है, ये चाहें तो सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी डिमांड करते हैं, चाहे तो ये नहीं भी करते. ये इनकी मर्ज़ी है और अपना मनी वापस लेने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं. गुंडों को भेज देंगे, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ ये लोग करते हैं. तो इसलिए इन लोगों से मतलब ये जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर्स है, लोग इतना प्रेफर नहीं करते कि इनसे ज़्यादा लोन वगैरह लिया जाए. ओके. लेकिन अब अगर किसी के पास सिक्योरिटी नहीं है देने के लिए तो वो प्रेफर करेगी, क्योंकि बैंक तो बिना सिक्योरिटी के आपको लोन देगा नहीं. तो फिर अब पुअर लोगों के पास, जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती देने के लिए, वो इन जैसे लोगों से हेल्प लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से, जबकि ये बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. व्हाट विल हैपन इफ़ बैंक लेंड मोर मनी. अब अगर मतलब क्या होगा कि बैंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे. Help in countries' economic development, increases in standard of living of people, helps in the growth of small-scale industries, reduces debt trap, can invest in the education of children, more people can get benefit from cheaper loans. उनको ज़रूरत ही नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर्स के पास जाने के लिए. लास्ट टॉपिक है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना. तो बच्चों ये जो आपका जो ग्रुप है ये बेसिकली सिर्फ वीमेंस के लिए है. ये आप नोट कर लेना, ये सिर्फ वीमेंस के लिए ही है. उनको बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने की ये एक हेल्प होगी उनको, कि इसके थ्रू वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सके. दिस ग्रुप इज़ पर्टिकुलरली फॉर वीमेन. आप देख रहे होंगे मैंने वीमेन वर्ड अंडरलाइन भी करा हुआ है. टू पूल देयर सेविंग्स. इस ग्रुप के अंदर 15 से 20 मेंबर होते हैं आपके अपनी लोकेलिटी के. सेविंग पर मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100 और मोर. आप 25 से 100 रुपये तक की सेविंग करवा सकते हैं, इधर अपने पैसे जमा करवा सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा. कैन टेक स्मॉल लोन्स टू मीट देयर नीड्स. इफ़ मेंबर हैज़ रेगुलर सेविंग it can become eligible for bank loan. Loan is sanctioned in group name
and create self-employment opportunities for members. Group decides purpose, amount, interest, repayment schedule, etc. It is group responsibility for repayment of loan. Self-help group helps women to become financially independent. It also provides platform to discuss and act on variety of social issues like health, nutrition, domestic violence, etc. तो ये मैंने बहुत स्मॉल छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए हैं, आपको लर्निंग करने में या समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट टॉपिक है आपका ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। टू मीट क्रेडिट नीड्स स्पेशली वीमेन हु बिलोंग्स टू पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये बेसिकली वही वीमेंस के लिए ही है जो पुअर सेक्शन से बिलोंग करती हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1970। और इसका फाउंडर कौन था? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, एंड रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर पीस इन 2006। ओके, तो आपका ये चैप्टर के नोट्स कंप्लीट होते हैं। आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप ये जो चैप्टर है इसमें टेबल्स वगैरह दिए हुए होंगे, तो आप वो बुक में से अच्छे से कर लेना। ओके, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।